नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की चर्चा हर कोने में और हर जगह हो रही है और इसी पर कई सवाल भी अब उठ रहे हैं, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर एक बेहद खास मेहमान मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, इसे लेकर देश में सेना की चर्चा हो रही है, शौर्य को सलामी दी जा रही है, लेकिन कुछ बहुत गंभीर सवाल उसके बाद खड़े हुए हैं, खासतौर से पिछले कुछ 2 दिनों में। सवाल तब खड़े हुए जब पंजाब और हरियाणा में नेटवर्क जिसका भंडाफोड़ होता है और उसमें सभी को चौंकाते हुए कुछ यूट्यूबर्स के नाम भी निकल कर आ जाते हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या इतने आसान लोग हमारे टारगेट पर, पाकिस्तान के टारगेट पर रहे, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, ट्रैवल ब्लॉगिंग के जरिए किया, वो पाकिस्तान गए, वहां से वापस भारत आए, फिर कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया। एक यूट्यूबर को लेकर जानकारी यहां तक मिली कि पहलगाम अटैक से कुछ दिन पहले तक वो कश्मीर में थी। ये जासूसों का नेटवर्क कैसे काम करता है और आम लोग इस ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं, और क्या पहलगाम अटैक के पीछे भी ऐसा कुछ हो सकता है? धन्यवाद विशाल जी। देखिए, जहाँ तक जासूसी की बात है, हर एक देश अपने जासूस रखता है, अपने जो अपने दुश्मन देश जिसको समझते हैं वो। तो जिस प्रकार से आपने देखा है, अगर आप भारत की आज़ादी के बाद देखें तो भारत के अंदर भी उस टाइम सोवियत यूनियन होता था, तो सोवियत यूनियन के जासूस थे, अमेरिका के जासूस थे, पाकिस्तान के थे। और ये रिकॉर्डेड भी है कि किस प्रकार से जासूसी भारत के ऊपर की गई है। तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान भी भारत के ऊपर उन्होंने ये जो जासूस है, ये कार्रवाई बहुत पहले से उन्होंने शुरू की है। उनके आईएसआई एक काफ़ी मानी हुई इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी, पूरी पूरे विश्व में अपने वो काम करती है, लेकिन खास करके आईएसआई का टारगेट है भारत। तो अभी आता है कि किस प्रकार से वो लोग फंस जाते हैं, और ये फंसने में कोई बड़ी बात नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ों से शुरू हो जाती है। और एक चीज़ ये देखी गई है कि सोशल मीडिया के ज़रिए फ़र्ज़ करो अगर कोई किसी के साथ दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती करते करते वो थोड़ी सी दोस्ती आगे बढ़ जाती है, और आगे बढ़ने से जिसको हनी ट्रैपिंग बोलते हैं, अगर कोई मर्द है वो किसी लड़की के जाल में फंस गया है, तो वो जो भी उनकी कार्रवाई होती है वो ऐसी जगह पर ले जाते हैं जिससे कि वो एक फोटोग्राफिक एविडेंस हो जाए, और उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। और एक बार जब एक आदमी फंस गया पैसों की लालच से, या सेक्सुअल फेवर्स के लिए, या किसी भी कारण के लिए, अगर एक बार जब वो फंस गया, और उसके बाद जाके वो उसको ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि शुरुआत शुरुआत तो होती है बड़ी छोटी चीज़ से। तो आदमी समझता है ये छोटी सी चीज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उस छोटी सी चीज़ से ब्लैकमेल जब वो शुरू हो जाती है, और वो बोलते हैं कि अगर तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे सीनियर्स को बता देंगे, तो फिर वो बड़ी बात करने के वो और आगे उसमें फंसता जाता है। और ये होता जाता है जब तक कि वो पूरी तरह से बाहर निकल नहीं सकता है, बेशक आदमी हो या औरत हो। तो मुझे लगता है ये जो अभी केस हुआ है, ये भी उसी प्रकार का केस है कि हमारी जो यूट्यूबर है वो किसी न किसी कारण वो फंस गई, और उसके बाद वहां से निकल नहीं सकी। अ, इन चीज़ों में सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक बार आप फंस गए, आप शुरू में ही बगैर इन्फॉर्मेशन दिए हुए अथॉरिटीज़ को बता दें कि देखिए हमारे साथ ये गलती हुई है और हम फंस चुके हैं, और ये अभी हमसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, हम दे नहीं सकते हैं। सज़ा बहुत कम होगी, आप निकल जाओगे उसमें से। लेकिन एक बार जब आपने छोटी सी भी खबर दे दी और उसके बाद आप क्लीन करना, आप सामने आना चाहते हो, तब तो बहुत लेट हो गया है और बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक और सवाल यहां पर विशाल उठ जी। रहा है कि सेना ने कहा कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेंपल को निशाना बनाने की कोशिश की थी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को मिसाइल के जरिए अटैक किया गया था। यह तो भला हो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का, जिसने वक्त रहते उस मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की कोशिश है कि सिखों की भावनाओं को भड़काया जाए, खालिस्तान वाले मूवमेंट को खड़ा किया जाए, और इसलिए बार बार पंजाब को टारगेट करना, सिखों की भावनाओं को भड़काना, गोल्डन टेंपल को टारगेट करना, ये सारी चीजें हो रही हैं। इनको बहुत गहराई से समझना जरूरी है कि ये खालिस्तान के नाम पर जो शरारत पाकिस्तान चाहता है वो कितनी गंभीर है, खासतौर से तब जबकि गोल्डन टेंपल को आप मिसाइल से निशाना बना रहे देखिए, जहाँ तक खालिस्तान का मूवमेंट है, ये ज़्यादा करके कनाडा में है, हैं। और भारत में तो इसके कोई नाम निशानी नहीं है। तो कनाडा के कुछ सिख हैं जो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पर हैं। बाकी इनकी नफरी इंग्लैंड इंग्लैंड में है, और
कुछ अमेरिका में है और कुछ जर्मनी में है। तो इस प्रकार से चुने चुने हुए लोग हैं जो खालिस्तानी मूवमेंट बाहर से चला रहे हैं। भारत के अंदर इसका कोई इसका पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है अंदर। लेकिन पाकिस्तान इसको भारत के अंदर फिर से आग देना चाहता है। बहुत कोशिशें की हैं पाकिस्तान ने, लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हुआ है। अभी जाके मुझे लगता है कि उन्होंने ये कोशिश की कि अगर हम गोल्डन टेम्पल को अटैक करते हैं, बाद में हम डिनाई करेंगे कि हमने नहीं किया और ये इल्ज़ाम हम भारत के ऊपर ही लगा देंगे। लेकिन एक चीज़ साफ आ जाएगी कि भारत जो है गोल्डन टेम्पल को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसफल रहा। और इससे फिर जो पंजाब में जो सिख कौम है वो भड़क जाएगी और फिर से जो खालिस्तानी मूवमेंट पैदा कर सकते हैं। ये थी बेसिकली उनकी प्लानिंग। अभी यहाँ पर भी सफल नहीं हुए, क्योंकि हमने कोई गोल्डन टेम्पल में कोई भी इस प्रकार का जो जितने भी उन्होंने मिसाइल्स भेजे, ड्रोन्स भेजे, वो हमने पहले से ही बर्बाद कर दिए। अब जाके जो प्रोपेगेंडा चलाने चाहते थे वो वहाँ पर फेल हो गए। लेकिन एक चीज़ पाकिस्तान को मुझे लगता है समझना चाहिए, गोल्डन टेम्पल सिर्फ सिखों का नहीं है। जितनी मानवता गोल्डन टेम्पल को, श्री हरमिंदर साहब को सिख लोग देते हैं, हिंदू भी उतना ही देते हैं, और बाकी धर्म भी उतना ही देते हैं। तो ये हरमिंदर साहब जो है, ये सिखों को तो है ही द मेन स्पॉट जिसको कहते हैं। बट बाकी सभी धर्म के लोग वहाँ पर जाते हैं, माथा टेकते हैं ब्लेसिंग्स के लिए। तो वो जब इस प्रकार की हरकत करता है भारत को तोड़ने के लिए, वो फिर भी कामयाब नहीं होगा। लेकिन ये बात सही है, उसने कोशिश की और ये कोशिश हमने वो कामयाब नहीं होने दी। और दुनिया के सामने अभी है कि पाकिस्तान इस प्रकार की हरकत भी कर रहा है भारत को पंजाब के इलाके में फिर से इंसर्जेंसी पैदा करने के लिए। विशाल जी, अगला सवाल यह है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान को लेकर, और वो कह रहे हैं कि साहब आपने ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान को यह जानकारी दे दी, चेतावनी के रूप में, कि हम तो आपके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने जा रहे हैं। तो क्या आपने भारतीय एयरफोर्स का नुकसान नहीं करवाया? क्या आपकी दी हुई जानकारी की वजह से हमारे प्लेन, फाइटर जेट गिर नहीं गए, हमें नुकसान नहीं उठाना पड़ा? क्या आपको लगता है कि विदेश मंत्री ने जो बात कही उससे गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया, या बात सच में यह है कि भारत ने शुरुआत में बता दिया था कि हम आपके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे? अच्छा, ये सवाल मेरे साथ कई बार पूछे गए हैं और मैंने कई चैनल्स को इसके बारे में जिक्र भी किया है, लेकिन मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसी बात पर कहता हूँ कि विदेश मंत्री जी ने ये विदेश मंत्री ने सबसे पहले किसी को ये खबर नहीं दी। ये भारतीय सेना ने हॉटलाइन की तरफ से पाकिस्तान को, हॉटलाइन की तरफ से उनके मिलिट्री को दी। और ये खबर तब दी हमने जब 9 उनके टेररिस्ट ठिकाने जो हैं, जैश ए मोहम्मद के, लश्कर ए तैयबा के और हिजबुल मुजाहिदीन के, जब वो नष्ट हो गए थे। वो ऑपरेशन 25-30 मिनट चला वो, और उसी दौरान में ये पूरे नष्ट हो गए। और उसके बाद जाके हमने पाकिस्तान को ये खबर दी। और ये क्यों दी, अभी ये समझना है कि नष्ट करने के बाद देने की ज़रूरत क्या थी। ये कारण ये था कि हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते थे। तो जो मैसेजिंग हमने पाकिस्तान को दी वो ये थी कि हमने आपके टारगेट बर्बाद कर दिए हैं जो टेररिस्ट टारगेट थे। हमने आपके मिलिट्री टारगेट और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाया, वो उसी प्रकार से सुरक्षित है। लेकिन ये टेररिस्ट के ठिकाने थे, और ये इन 3 उग्रवादियों के थे जो ऑर्गेनाइजेशन है, गुट है, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा। हमने फिर उनको ये बताया हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान आर्मी इसको रिटेलिएट करेगी तब हमारा जवाब भी मुंह तोड़ होगा। ये है असलियत। अभी इसको किसी भी प्रकार से आप ले लें, आप बोलें कि सही किया कि नहीं किया, ये हमारी एस्केलेशन स्ट्रैटेजी थी। और ये पहली गोली फायर करने से पहले ही ये हमारी स्ट्रैटेजी थी। हम चाहते थे इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करना और उसके बाद पाकिस्तान को चेतावनी देना, अगर पाकिस्तान फिर भी आगे बढ़ता है तो हम कार्रवाई आगे करेंगे। ये एस्केलेशन कंट्रोल के मामले में आ जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा अगली रात को पाकिस्तान ने क्या किया, ड्रोन्स भेजे, मिसाइल्स भेजे भारत के मिलिट्री एरियाज और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो 100% हमने बर्बाद कर दिए।
उसके जवाब में भारत ने फिर उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को हमला किया, अटैक किया और काफ़ी हद तक उनको नुकसान पहुंचाया। उसके अगली रात को फिर से पाकिस्तान ने हमला किया ड्रोन और मिसाइल से, और इस बार भारत का जवाब और तेजी से हुआ, और उनके जो एयरफील्ड्स हैं, जो HQ-9 सिस्टम है, एयर डिफेंस के सिस्टम है, ने डिस्ट्रॉय किए और बर्बाद किए। यहाँ तक कि उनकी ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी पे बहुत नुकसान हुआ है। तब जाके पाकिस्तान ने फिर भीख मांगी अमेरिका से कि भैया हमको बचाओ। जब अमेरिका ने भारत से बात की, हमने कहा ये आपके साथ हमारा मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि भारत आगे ना बढ़े तो पाकिस्तान को भीख मांगना पड़ेगी। तब जाके पाकिस्तान के DGMO ने हमारे DGMO से बात की और बोला कि देखिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जब उन्होंने कहा आगे नहीं बढ़ेंगे, जो भारत की शुरुआत की प्लान थी, तब जाके भारत ने कहा कि हम भी ठीक है, अगर तुम नहीं बढ़ते हो तो फिर हम भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। तब जाके ये अग्रीमेंट, जो जो अंडरस्टैंडिंग थी जिसको कहते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग अभी आई है और ये अभी तक है। लेकिन इसमें सर, ना तो अमेरिका का हाथ है ना तो किसी भी लेकिन देश कटोच का। साहब, बहुत सारे लोगों का ये पूछना है कि साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होते कौन हैं सीज फायर को लेकर ट्वीट करने वाले, ऐलान करने वाले? ये तो भारतीय प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। और हमने कौन सी शर्तें थी जो मानी? सीज फायर हमारी कौन सी शर्तों पर हुआ? हमने अपने जो वांटेड आतंकी थे उनको मांगा क्यों नहीं? मसूद अजहर को, हाफिज सईद को, उनको सौंपने की मांग क्यों नहीं की भारत ने? सीज फायर का अग्रीमेंट कहां है? हमारा अपर हैंड था तो हमने छोड़ क्यों दिया? ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों ट्वीट किया। अगर आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि मैं पूरे विश्व का प्रेसिडेंट हूं, आप रोक सकते हो? भाई वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, जो भी वो चाहे वो करे। और अमेरिका पब्लिक के, वो अमेरिकन पब्लिक उसको अगले इलेक्शंस में या तो और किसी और को चुनेगी या डेमोक्रेट या कुछ होगा, वो उनका बंदोबस्त है। भारत अमेरिका के प्रेसिडेंट को रोक नहीं सकता है। जो भी ट्वीट करेगा, हमारे पास वो शक्ति नहीं है उसको रोकने की, और ना तो अमेरिका शक्ति है हमारे प्रधानमंत्री जो भी कहें या कहें उसको रोकने की। तो ये स्वतंत्र देश है, जो भी देश है। अगर पाकिस्तान कुछ ट्वीट करता है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। हम खारिज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं झूठा है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को किसी भी हालत में रोक नहीं सकते हैं लेकिन हमने दुनिया को साफ बता दिया कि हम उससे मानते नहीं है। इसीलिए उसने अपनी ट्वीट भी फिर अमेंड कर दी और बोला हाँ ठीक है, हमने वो नहीं किया है। तो ये तो इस प्रकार की बातें चलते रहेंगी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी रही दूसरी बात, हमने रोका क्यों? हमने रोका इसलिए क्योंकि पहले से ही हम इसको एस्केलेशन कंट्रोल करना चाहते थे। हम एक मैसेज देना चाहते थे कि तुम लोग अगर ऐसे करोगे तो उग्रवादी के कोई भी ठिकाने हैं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अभी बात सही है कि हफीज सईद नहीं मरा, लेकिन उसके साथी जो साथ वाले थे, जो उसके सपोर्टर्स थे, तीनों ग्रुप्स के जो सपोर्टर थे, वहां पर जो उनका नेटवर्क था, बहुत हद तक वो बर्बाद हो चुका है। उन तीनों जो जो नष्ट किए वो तो 100% नष्ट हुए हैं, और 100 से ऊपर वो उग्रवादी वहां पर मारे गए हैं। ये तो पाकिस्तान ने भी कबूल कर लिया है। अभी कहते हैं कि हमको करते रहना चाहिए था कि जब तक हफीज सईद नहीं मरता है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप फुल स्केल वॉर चाहते हो? अगर आप फुल स्केल वॉर चाहते हो तो पूरे देश को बोलना चाहिए हमको एक लड़ाई चाहिए पाकिस्तान से, जहां पर वो खत्म हो जाए या हम खत्म हो जाएं, लेकिन उसको करते रहना चाहिए। तो दूसरी तरीका यह है कि जिस प्रकार से हमने मैसेजिंग दी, हमारे साथ मत छेड़ो, तुम्हारे लिए बहुत महंगा हो जाएगा। और अभी दो तरीके से प्रेशर डालेंगे हम पाकिस्तान के ऊपर। एक तो हमने एक नई डॉक्ट्रिन खड़ी कर दी है कि कोई भी टेररिस्ट अटैक भारत के ऊपर होगा, हम समझेंगे कि पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया है, और हमारी मिलिट्री रिटेलिएशन पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर होगी। दूसरी बात हमने साफ कह दी है कि जहां तक पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, और जब भी वो इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे तो नॉन काइनेटिक मेजर्स भी हम बीच में ले आएंगे। और इंडस वाटर्स के जिस प्रकार से हम छेड़खानी कर सकते हैं, वो अभी अभी हम शुरू कर देंगे। तो ये काफ़ी चीज़ें, काइनेटिक मेजर्स भी हैं और नॉन काइनेटिक मेजर्स भी हैं जो इन प्ले हैं। हमारी नई पॉलिसी अभी पूरी दुनिया के सामने है, और अगर पाकिस्तान इसका उल्लंघन करना चाहता है तो पाकिस्तान को वो कीमत चुकाना पड़ेगी। हम तैयार हैं। बात है क्या पाकिस्तान तैयार है? अगर इससे उसका सपोर्ट बेस पूरा खत्म हो जाता है तो मैं समझता हूँ हमारी जीत हमारी है। और कोई भी जो लोग बोलते हैं ना कि इसको आगे क्यों नहीं ले गए,
वो जिस प्रकार से हम जो लड़ाई लड़ी जाती है, मुझे नहीं लगता है कि उसके बारे में वो ज्ञान है, या किस किस तरीके से हम उसको आगे ले जाना चाहते हैं। ये एस्केलेशन कंट्रोल का तरीका था। हमने शुरुआत की, हमने एंड की। तो शुरुआत भी हमारी थी, अंत भी हमारा था। पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं था, ना तो पर अमेरिका का घटोत था। साहब, बहुत से और लोगों का मानना है कि हाँ, हमने वक्त दे दिया है पाकिस्तान को और मजबूत होकर लौटने का, खास तौर से तब जबकि उसको आईएमएफ से इतना भारी भरकम लोन मिल रहा है, वो आतंकियों को 1-1 करोड़ रुपए बांट रहा है, वो मसूद अजहर का जो मरकज था जो हमने तबाह किया वो उसे फिर बना रहा है, वो टर्की से ड्रोन खरीदेगा, वो चाइना से और हथियार खरीदेगा इस लोन का इस्तेमाल करके। ये जो वक्त हमने उसे दिया वो और मजबूत होगा और वो मजबूत होकर फिर आतंकी हमले की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे आता ही सिर्फ ये है, उसकी फितरत में ही ये है। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो फिर से आतंकी हमला करे, उसको करने दो। जवाब उसको मिलेगा। और इस बार जो है ना, ये जो टेररिस्ट हैं, उनके हेडक्वार्टर्स पर नहीं होगा। ये अभी सीधा जाएगा रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में। और आपने देखा है कि ब्रह्मोस मिसाइल को वो रोक नहीं सके हैं, और आगे भी नहीं रोक सकेंगे। हम्म। और उनके जितने भी ड्रोन और मिसाइल्स हैं हमने रोक दिए हैं, हम आगे भी रोकेंगे। तो उस इस चीज का ये कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते पे चला है, उसको बर्बाद होने दो। भारत तरक्की के रास्ते पे चला है, हम तरक्की करते रहेंगे। और अपनी अपनी जो जमीन है उसको हम सुरक्षित रखेंगे। पाकिस्तान छेड़खानी करेगा, उसको इस बार जितना नुकसान होगा वो उसने पहले कभी देखा नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जब उसने उरी उरी किया, तो पहली बार उसकी न्यूक्लियर ब्लफ हमने कॉल कर दी, और हम उसके ऊपर गए, सर्जिकल स्ट्राइक्स की 2016 में। उसके बाद 2019 में जब पुलवामा में उन्होंने हमला किया, तब हमने बालाकोट में स्ट्राइक की, एस्केलेशन हो गई। इस बार आपने देखा हम 9 ठिकानों पर गए, और 4 वो ठिकाने थे जो उनका गढ़ था पंजाब में, वहां पर वो समझते थे कि कभी भी यह हमला नहीं हो सकता, वहां पर हमने कर दिया। इस बार हमने बोल दिया है कोई भी पाकिस्तान की जगह आउट ऑफ बाउंड्स नहीं है। अगर कोई टेररिस्ट अटैक आता है तो वो नतीजा उसको भुगतना पड़ेगा। और अभी देखते हैं उसमें दम में तो करे, अगर और उसको जवाब मिल जाएगा। और फिर तो इस बार हम तोड़ के रख देंगे कटोत इनको। साहब, यहां से आगे आपको क्या लगता है? आपने लंबा चौड़ा आपका अनुभव है, आप जानते हैं पाकिस्तान क्या प्लान कर सकता है। यहां से आगे क्या स्ट्रेटजी पाकिस्तान की होगी? क्योंकि वो चुप तो बैठेगा नहीं। हमने जैसा जिक्र किया कि उससे उसकी फितरत में आतंकवाद है, उसे वही समझ में आता है। और दुनिया के कई ऐसे मुल्क भी हैं जो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चलता रहे, भारत उलझा रहे इस फ्रंट पर, ताकि भारत की जीडीपी ग्रोथ जो हो रही है और भारत की जो धमक दुनिया में बढ़ रही है वो वहां पर ना बढ़ सके। ऐसे कई देश हैं, हम जानते हैं। चाइना और टर्की तो खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहां से आगे क्या हो सकता है? किन संभावनाओं को, किन खतरों को ध्यान में रखकर अब भारत को आगे अपनी प्लानिंग करनी चाहिए? देखिए, चीन और तुर्की तो सपोर्ट करेंगे ही पाकिस्तान को, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो सालों से 50 साल से ऊपर होगी करते हुए। तो चीन का मकसद ये है कि पाकिस्तान और भारत की लड़ाई होती रहे, जिससे कि भारत आगे ना बढ़ सके और चीन का मुकाबला ना कर सके। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही यही सोच अमेरिका और यूरोप की भी है, वेस्टर्न यूरोप की भी है, कि भारत मजबूत रहे लेकिन इतना मजबूत ना हो कि उनका कंपटीशन कर ले। तो वो भी खुश है कि पाकिस्तान को जीवित रखते हुए, कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ करता रहेगा, इसलिए उसको $1 बिलियन की लोन भी मिल गई। और उसको किसी भी तरीके से खड़ा करते रहे, ताकि वो भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ ही रहे। लेकिन ये सब बातें खत्म हो जाएंगी। देखिए, दिन ब दिन भारत तरक्की के रास्ते पे जा रहा है। ना तो चीन, ना तो यूरोप, ना तो अमेरिका इसको रोक सकेगा। पाकिस्तान को वो बचा नहीं सकेंगे। पाकिस्तान के अंदरूनी मामले ऐसे हैं, उनकी इंटरनल इंस्टेबिलिटी इतनी है, उतनी इकोनॉमी इतनी गिरी हुई है। तो सबसे पहले उनका इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो हल नहीं हो रहा है। बेशक $1 बिलियन उनको मिल गया है, लेकिन वो कितने दिन चलेगा? दूसरा, जो उनकी इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम चल रहा है, सिंध में जो प्रॉब्लम चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो प्रॉब्लम चल रहा है, और अभी पंजाब भी उनका सुरक्षित नहीं है। और तीसरा, जो पाकिस्तान के अंदर ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो इतनी इंस्टेबिलिटी है कि जो उनका सबसे पॉपुलर लीडर है इमरान खान, वो जेल में है। और जो हुकूमत में चलाए गए लोग हैं, वो फौज ने खड़े खड़े किए हैं। तो इंटरनली भी उनकी लड़ाई आपस में बहुत चल रही है। वो उनके प्रॉब्लम्स हैं। इनके प्रॉब्लम्स को ना तो अमेरिका, ना तो यूरोप, ना तो चीन हल कर सकता है। और भारत भारत को तो सिर्फ तमाशा देखना है, कैसे ये अपने आप ही टूट के मर जाते हैं।
हम अपनी सुरक्षित रखेंगे। अगर वो छेड़खानी करेंगे तो हमारा मिलिट्री जवाब होगा, और नॉन काइनेटिक मेजर्स भी हम पूरी तरह से लागू करेंगे जो ये सह नहीं सकेंगे। अभी जाके हम कंपेल करेंगे, फोर्स करेंगे, मजबूर करेंगे पाकिस्तान को कि वो लाइन पे आए, और अगर लाइन में नहीं आता है तो डंडा हमारे हाथ में है, वो घुमाना पड़ेगा। विशाल। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भेज रहे हैं और इसके पीछे दलील दी जा रही है कि साहब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम बताएंगे कि पाकिस्तान ने क्या किया। पर इसे लेकर कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि फिर प्रधानमंत्री ने इतने देशों का दौरा किया, फिर हमारी विदेश नीति का क्या यह फेलियर नहीं माना जाएगा कि अगर हमें यह भी बताना पड़े कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, या हमें दुनिया को जाकर यह क्लैरिफिकेशन देना पड़े कि हमने साहब ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया, इसकी जरूरत क्या है? जो मुल्क जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है वो जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो आपके सांसदों के जाने से अपना कोई फैसला बदलने नहीं वाले हैं। तो फर्ज करो वोट सही है, तो नुकसान क्या है ये मुझे समझ नहीं आई। एक तरफ से हमारी इनिशिएटिव है पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ आगे लाने के लिए, उनकी पब्लिक के सामने ये बात आ जाएगी, और उनकी पब्लिक भी उन सरकारों को क्वेश्चन करेगी। आपने देखा होगा जब वियतनाम वॉर हुआ, वो बंद 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 कैसे हुआ? वो बंद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वियतनाम जीत गई, वो बंद इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका की पब्लिक ओपिनियन ने अपनी सरकार को कहा और नहीं। अभी पूरी दुनिया जानती है ये टेररिज्म का जो गढ़ है ये पाकिस्तान है। इसको बार दोहराना ये मैं समझता हूँ भारत का फर्ज है, और इसीलिए पाकिस्तान जो है दुनिया में आइसोलेटेड हो चुका है, बिल्कुल अलग हो चुका है। ये भारत की ताकत से हुआ है। पिछले 10 सालों में जो भारत ने पूरी दुनिया में ये सबूत आगे दिखाया है कि पाकिस्तान टेररिज्म के रास्ते नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है। ये बात सही है। इसको फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा सक्सेस हम कह सकते हैं। जितनी मजबूत आज भारत की फॉरेन पॉलिसी है पहले कभी नहीं थी। ये भी मानने को, पर सर ये लोगों को मजबूत मानना। फॉरेन पॉलिसी आईएमएफ से मिलने वाला लोन क्यों नहीं रुकवा सकती, या फिर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को क्यों नहीं डलवा सकती? ये प्रश्न भी रहेगा। ये प्रश्न बिल्कुल और रहना भी चाहिए और सही भी है, और इसका जवाब सिर्फ एक है। वेस्टर्न कंट्री जो है वो पाकिस्तान को खत्म कर, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान खत्म हो जाए। किसी न किसी तरह उसको लाइफ सपोर्ट में रखें ताकि वो बचा रहे। पाकिस्तान एक मोहरा है अमेरिका के लिए और बाकियों के लिए, अपने जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। पाकिस्तान एक जगह है जहां पर वो रूस के ऊपर कंट्रोल डाल सकते हैं। पाकिस्तान एक जगह है जहां पर वो भारत को चेकमेट कर सकते हैं, ताकि भारत इतना मेजर पावर न बने कि अमेरिका का मुकाबला करना लगे। ये उनका डर है, क्योंकि इकोनॉमिकली एक बार हम पावरफुल इतने मजबूत हो जाएंगे, जैसे कि हमने कहा है कि 2047 तक हमारी $30 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। एक तकरीबन डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे हम। इस स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बाकी दुनिया वालों में की कंपटीशन होगा, और वो कंपटीशन वो जीत नहीं सकते हैं। जब भारतीय लोग कंपटीशन में जाते हैं किसी भी तरह पर, आपने स्पेस प्रोग्राम देखा है या कहीं और देखा है, बेशक हमारी इकोनॉमिक हालत इस समय पर इतनी स्ट्रांग नहीं है, हमारा पर कैपिटल जीडीपी अभी लो है, लेकिन ये भी बढ़ जाएगा। और जैसे हम बढ़ते जाएंगे और तरक्की के रास्ते पे जा रहे हैं इकोनॉमिकली, बाकी दुनिया घबरा रही है। ये प्रॉब्लम है। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी से इसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन सिर्फ दुनिया को समझा सकते हैं कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम सब एक साथ बढ़ सकते हैं, और वो हमारी कोशिश है। ऑपोजिशन का काम है भारत को और मजबूत बनाने का। मुझे लगता है कि इन मामलों में, सिक्योरिटी के मामले में, अगर भारत सरकार, भारत के ऑपोजिशन और भारत की पब्लिक एक रास्ते पे चले तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, हमारी सेना जो है वो और मजबूत हो जाएगी, और जो भी आगे चैलेंजेस आएंगे उनको संभालने के लिए पूरी तौर पर हम इकट्ठा खड़े रहेंगे, और जीत अवश्य हमारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव गटोत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतने आसान तरीके से हमारे दर्शकों को इतने मुश्किल विषय को समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया।